आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं टूल्स ऑफ TQM में। जैसा कि मैंने पहले इनके कंटेंट में बताया था कि इनके कुछ बेसिक से टूल्स हैं। सबसे पहला PDCA साइकिल। अब इसमें क्या होता है, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं देखना हमें, इसमें बहुत ही आसान सी चीज़ है कि आपको क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले कोई काम यदि कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या कर लें, उसकी प्लानिंग पूरी बना लें कि काम करना कैसे है। देखिए लिखा रहेगा, प्लान व्हाट यू आर डूइंग। तो सबसे पहले आप जो करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग क्रिएट कर लें। फिर डू व्हाट यू सेड यू वुड डू। अब आपने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंगली आप काम को करें, जैसा आपने सोचा था, जो आपने प्लान किया था वो आप करें। देन उसके बाद जो किया है उसको अब चेक दैट यू डिड इट राइट। आपने सही किया या नहीं, इसके अगेंस्ट में आप उसको क्या कर लें, चेक करें। और उसके बाद क्या करें, यदि वो सही है, आपने चेक करने के बाद पाया कि अगर सही है, तो एक्ट ऑन एनीथिंग दैट वेंट रॉन्ग, जो कि गलत गया है। मान लीजिए कि कुछ एक दो चीजें गलतियां आपने की, तो उसके रिगार्डिंग एक्ट करें आप, राइट। उसके रिगार्डिंग आप उसको सही करें, यानी उनको आप करेक्टिव एक्शंस कह सकते हैं। उसके अगेंस्ट में करेक्टिव एक्शंस लें, है ना, उसको सही करें जो गलत गया है। एंड टू अवॉइड एरर फॉर द सेम नेचर इन फ्यूचर। और ऐसे एक्ट करें, ऐसा करेक्ट करें उसको, ताकि आप फ्यूचर में वो चीज दोबारा दोहराएं, ऐसा संभव ना हो, ऐसा पॉसिबल ना हो कि वही चीज रिपीटेडली आप दोबारा फ्यूचर में रिपीट करें। सो दैट वाज द सिंपली PDCA साइकिल, और यही नोट्स में आपको दिख भी जाएगा और लिखी भी है, राइट। मैं ट्राई करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि नोट्स जो है वो लेक्चर में डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करवा दी जाए। SPC साइकिल क्या होगी भाई, इसके भी जरा डायग्राम पे नजर डालते हैं। इसकी भी एक इमेज नीचे रही है, ओके। A dynamic tool used to monitor the process. It provides real-time information on the performance of a process, right? Second में SPC is a real-time and provide data that allow users to make decision about the process. Okay, the SPC is dependent upon the statistical and normal distribution. It is a scientific approach to managing the process. अब statistical है ना, आपके आगे चल के एक सेमेस्टर में सब्जेक्ट भी है बायोस्टैटिक्स, उसमें आपको क्या पढ़ना, यही सारी चीजें पढ़ा। स्टैटिस्टिकल वे है ये प्रोसेस को मेंटेन करने का, यानी आप डेटा या रिजल्ट्स जो है वो किस फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हैं, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए किस मेथड से इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बार चार्ट्स के रूप में, है ना, डेटा इन मैथमेटिकल फॉर्म, राइट, इन ग्राफिकल फॉर्म, ऐसे करके किस फॉर्म में आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, एनालिसिस किस तरीके से कर रहे हैं, और कंटिन्यूसली क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन सी मेथड। तो स्टैटिकली स्टडी उसकी करना स्टैटिकल प्रोसेस कहलाता है। इसमें भी जो डिफेक्ट होती हैं, जो आपके एरर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट में आपको क्या करना है कि वो फ्यूचर में दोबारा रिपीट ना हो, उसके रिगार्डिंग आपको करेक्टिव एक्शंस लेने होंगे, राइट। फ्यूचर में दोबारा वो रिपीट ना हो, उसके अगेंस्ट आपको क्या लेने होंगे, करेक्टिव एक्शंस लेने होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिक्स सिग्मा कौन सा, ऑब्वियसली इनके सिक्स सिग्मा, और जैसा कि मैंने बताया फिशबोन इशिकावा डायग्राम की हम एक सेपरेट अलग अलग लेक्चर भी रखेंगे। एक ही लेक्चर में मैं दोनों को सेपरेटली निपटाने की कोशिश करूंगा, बट यहाँ पे जस्ट हम एक बार उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। सिक्स सिग्मा यानी एक ही डायग्राम के जरिए उन्होंने बताया कि पूरी साइकिल क्या होती है सिक्स सिग्मा की। देखें, सबसे पहले प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर लें, या डिफेक्ट जो भी है, सॉरी, प्रॉब्लम्स जो है उसको डिफाइन कर लें, पता कर लें उसका। फिर मेजर करें, यानी उसको पता करें कि हाउ बिग इट इज, and how it will affect to product। तो ये हो गया उसका मेजरमेंट। देन उसके बाद उसका एनालाइज कर लें, उसको एनालिसिस कर लें पूरी की पूरी कि आई कहाँ से, किस क्या कॉज था, कैसे क्रिएट हुई, कैसे समस्या खड़ी हुई। देन उसके बाद उसमें सुधार करें, यानी उसको कंट्रोल कर लें, राइट, कंट्रोल करें यानी इंप्रूव करें उसको धीरे धीरे, है ना। एंड देन उसके बाद इंप्रूव होने के बाद, सुधार हो जाने के बाद उसको फाइनली कंट्रोल एंड वैलिडेट कर लें, कंट्रोल एंड उसको वैलिडेट कर लें, ताकि वो दोबारा फ्यूचर में ऐसी चीज ना देखने को मिले। देन अगेन उसको फाइनलाइज कर दे, डिफाइन कर दे। सो दैट इज अल्टीमेटली साइकिल विच इज कंटिन्यूअसली रनिंग थ्रू ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग स्टेप्स, राइट, ओवर द टाइम। ये एक दूसरे से कनेक्टिंग लिंक है, हमेशा चलती रहती है, एक के बाद एक कभी नहीं होती, राइट। तो ये सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट, इसके थ्रू क्वालिटी को मैनेज करना और उसको मेंटेन करना, सबका बेसिक ऑब्जेक्टिव वही है। ये वो टूल्स ही हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, किस तरीके से आप क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं। हाँ जी, तो आगे देखें क्या है नेक्स्ट चीज।
काइजन डायग्राम एक ये लीन मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि मैंने उसमें नहीं बताई, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप ना कभी देखिए ना पूछी गई है डायग्राम। यदि फिर भी आपको एक नजर मारनी है तो नोट्स जब प्रेफर करवाए जाए आपको, तो एक बार आप इसको देख सकते हैं। काइजन भी सिमिलर वे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक बार आप इसको जस्ट ओवरव्यू कर लें। काइजन इज अ जापानीज टर्म दैट मींस कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। फिलोसफी दैट एम्फेसाइज मेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट टू प्रोसेस एंड सिस्टम ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये भी एक छोटी सी फिलोसफी है जो कि लगातार इंप्रूवमेंट को बढ़ावा देती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी से संबंधित, प्रोसेस को इम्प्रूव करने से संबंधित, है ना। काइजन इन्वॉल्व्स empowering employees to identify and solve problem, and it is used to support the continuous improvement of process and system। सिंपली बातें लिखी हुई हैं, वही चीज की कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहें प्रोसेस और सिस्टम, प्रोसेस एंड सिस्टम को बढ़ावा मिले थ्रू द बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट के। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ये काइजन से संबंधित एक डायग्राम समझाया गया पूरा का पूरा। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, देन उसके बाद एनालाइज कर लें उसको, फिर डेवलप करें, सॉल्यूशन बनाएं, उसका ढूंढें, फिर सॉल्यूशन को इम्प्लीफाई कर लें, है ना। उसके बाद इम्प्लीफाई करने के बाद क्या रिजल्ट आए वो देखें, रिजल्ट सही है तो उसको वैलिडेट स्टैंडर्ड कर दें, स्टैंडर्डाइज कर दें। ओके, उसके बाद गेट द एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद आप उसको एम्प्लॉइज के लिए एप्लीकेबल कर दें कि आपको वही ये तरीका अपनाना है। ओके, द नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट part of it, that is Ishikawa। इशिकावा डायग्राम या फिशबोन डायग्राम या फिर कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। अब सबसे पहला इसको समझने के लिए सबसे शुरुआत करते हैं, पहले इसको फिश बोन डायग्राम क्यों कहा जाता है। देखने में ये मछली के स्केलेटन सिस्टम के आकार का लगता है। देखें, मछली की जब आप स्केलेटन देखेंगे तो उसका हेड होता है, ये एक हेड, फिर उसकी ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये हिस्सा उसके स्पाइनल कॉर्ड जैसा होता है, और ये उसकी ब्रांचेस होती हैं, उसकी बोन्स की ब्रांचेस होती है, राइट। तो उस तरीके से ये डिजाइन किया जाता है, इस वजह से इसको फिश बोन डायग्राम कहा जाता है, राइट। तो अब इस डायग्राम में समझें इसका कॉन्सेप्ट क्या है पूरा का पूरा। जो ये ब्रांचेस के तौर पे है, राइट, ये ब्रांचेस के तौर पे हैं, ये है कॉज, है ना। ये संभावित प्रॉब्लम्स हैं, वो घटनाएं हैं जो प्रोडक्ट में डिफेक्ट या समस्या के तौर पे घट सकती हैं, और इनके प्रोबेबल रीजन कौन कौन हो सकते हैं। कोई मैन हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, कोई भी मेथड्स हो सकती है, कोई मटेरियल हो सकता है। दैट विल बी अ प्रोबेबल कॉज, देखिए ये लिखा हुआ है, राइट। और सब कॉज मतलब उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हो सकते हैं, ये लिखा हुआ है सब कॉज के तौर पे, ये देखिए ध्यान से इधर लिखा हुआ है, राइट। तो ये संभावित मैन, मशीन, मेथड्स, मटेरियल, ये सब के सब कॉज हो सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई ब्रांचेस जो है वो कॉज बताती है, राइट। संभावित रीजन ये हो सकते हैं, और इनसे जुड़े हुए हेड पोर्शंस जो है वो डिफाइन करता है उस कॉज के इफेक्ट को, है ना। तो ये फिशबोन डायग्राम या इशिकावा डायग्राम बना पूरा का पूरा एक सिनेरियो, पूरा एक प्रोसीजर डेवलप कर रहा है। अब इस डायग्राम के बेस पे एनालिसिस करते हैं, राइट। क्वालिटी एक्सपर्ट जो है, क्वालिटी को मैनेज करने वाले जो एक्सपर्टीज होते हैं, वो इस डायग्राम के थ्रू एनालिसिस करते हैं। यानी कोई समस्या यदि सपोज किसी किसी मैन या मशीनरी से संबंधित, मेथड्स कंसीडर करें, इस मैथ कोई एक मेथड से संबंधित प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ ना कुछ एक डिफेक्ट देखने को मिला, राइट। तो अब उस डिफेक्ट की रूट कॉज तक जाने के लिए, उसकी जड़ तक जाने के लिए एप्लीकेबल करेंगे वो इशिकावा या फिशबोन डायग्राम को फॉलो करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट वाले, ठीक है। अब वो सभी मेथड्स को जिन जिन बंदों ने, जिन जिन पर्सन्स ने जितनी भी मेथड, जितनी भी स्टेप्स में या प्रोसीजर के दौरान एप्लीकेबल की थी, या मान लीजिए उन्होंने रन की है जो भी प्रोसीजर के दौरान, उस हर एक बंदे से बुला के उसको इन्वेस्टिगेट एंड उसके साथ प्रॉपर बातचीत की जाएगी, उससे पूछा जाएगा कि उसके कामकाज का तरीका क्या था, भाई आपने कैसे क्या क्या किया, राइट। उसकी एक टाइप से ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप से की जाती है, और उनसे कई सारे भाई वैन, है ना, व्हाट, हाउ, क्या, क्यों, कैसे, कब और कहाँ, ऐसे सवाल किए जाते हैं। एक तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और उसके संभावित जवाबों के अकॉर्डिंग, उसके प्रोबेबल आंसर्स के बेस्ड पे ये पूरी की पूरी एनालिसिस डिपेंडेंट रहती है। उसके आंसर्स के बेस्ड पे वो एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं, राइट। और उससे उनको पता चलता है कि प्रोबेबल रीजन क्या रहा होगा, है ना, उसका रूट कॉज क्या रहा होगा, किस वजह से ऐसी समस्या खड़ी हुई है। तो ये एक प्रोसीजर है, काफी इफेक्टिव प्रोसीजर है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार पूछा भी गया है। आप लोग ध्यान से एक बार इसको जरूर पढ़िएगा सभी लोग। फिर एक बार फिर से अच्छे से नजर डाल लेते हैं। ये हेड एरिया जो प्रॉब्लम या इफेक्ट को बताता है, और ये है वो संभावित रीजंस, वो कारण, कॉज, ये हो गई कॉज, और ये हो गया इफेक्ट, दैट इज व्हाई आल्सो नोन एज कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, राइट। तो ये वो प्रोबेबल कॉज है इन मटेरियल्स के थ्रू, मेथड्स के थ्रू। और ऊपर थोड़ा सा ऊपर चले अपन, थोड़ा बोला था यार,
हाँ, तो ये देखें अब, प्रोबेबल रीजंस मैन हो सकता है, मशीन हो सकती है, मेथड्स हो सकते हैं, इनके द्वारा वो कॉज जो है आ सकती हैं। ये जो ब्रांचेस के तौर पे यहाँ दिखाई गई है, ठीक है, ये जो है कॉजेस ब्रांचेस के तौर पे यहाँ दिखाई गई है ना। और ये उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के द्वारा आ सकते हैं जो सब कॉजेस के तौर पे बताई गई यहाँ, और यही सब मिलके एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। इनमें से कोई एक या कुछ भी बिगड़ता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिसको इफेक्ट या प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट है इशिकावा या फिशबोन डायग्राम का। लास्ट वन इज 5S टेक्निक। अब इसमें 5S में क्या क्या है भाई साहब, इट इन्वॉल्व द सॉर्टिंग, समस्या को सॉर्ट आउट करें, आइडेंटिफाई करें, सिंप्लीफाई कर ले पहले, फिर स्वीपिंग, उसका मतलब स्वीप करें, उसको हटाएं, जड़ से खत्म करें, देन स्टैंडर्डाइजिंग, ठीक है, उसको बाद में इम्प्लीफाई करके स्टैंडर्ड्स के तौर पे क्रिएट कर दें, सुधार जो भी हुए उसको स्टैंडर्डाइज कर दें, है ना। एंड लास्ट वन इज एंड सस्टेनिंग द वर्क प्लेस, और उस वर्क प्लेस को सस्टेन कर दें कुछ समय के लिए जब तक समस्या का निदान नहीं हुआ है, राइट। 5S is used to create a safe and efficient workplace and to support the continuous improvement of process and system। इनका भी बेसिक ऑब्जेक्टिव वही, क्वालिटी से संबंधित लगातार इंप्रूव करते रहें और सिस्टम को अच्छा बनाते रहें, क्रिएट करते रहें, प्रोसेस एंड सिस्टम को इम्प्रूव करते रहें कंटिन्यूसली। सो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ TQM, राइट। इनके टूल्स भी हमने ये सारे के सारे देख लिए। लास्ट में बचते हैं इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये है, जल्दी से नजर डाल दें। एडवांटेज क्या है, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, है ना, कॉस्ट को रिड्यूस करने का एक इनका विजन था, वो एडवांटेज के तौर पे है। एम्फेसाइज करते हैं नीड ऑफ द मार्केट, मार्केट में वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, अभी तक हमने ये चीजें पढ़ी। बेटर क्वालिटी को एश्योर करते हैं, परफॉर्मेंस और इन इजी स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, आसान कामकाजी तरीके से, है ना, बहुत ही इजी प्रोसेसेस के थ्रू बेटर क्वालिटी परफॉर्मेंस देते हैं। हेल्प्स इन चेकिंग नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड वेस्ट, और वेस्ट को रिड्यूस, जैसा कि शुरुआत में बताया, उसको भी रिड्यूस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बर्बादी ना हो चीज़ों की, क्योंकि उसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। कंटिन्यूस रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस रिपोर्ट के रिगार्डिंग कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट के लिए हमेशा एक इनका प्रोस्पेक्टिव रहता है, एक इनकी नज़र बनी रहती है उस पर हमेशा, इंप्रूवमेंट कितना किया हमने। हेल्प्स इन डेवलपिंग एन एडिक्वेट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, एक बहुत ही बेटर सिस्टम डेवलप करके देते हैं आपको कम्युनिकेट करने का, प्रोसेस के रिगार्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग। हेल्पफुल इन मीटिंग कॉम्पिटिशन, मार्केट में आप सबके बराबरी पे खड़े होने लायक बन जाएं, इस तरीके से आपको एक स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटर के तौर पे डेवलप करके देती है ये, राइट। मार्केट में आपकी वैल्यू बना के देते हैं TQM के कॉन्सेप्ट। डिसएडवांटेज क्या है, प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन एज इट्स क्रिएट लॉट्स ऑफ बैरियर एट एवरी स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनालिसिस। ऑब्वियसली आपके इतने सारे 3 13 के पहाड़ जो होंगे, इनको अप्लाई करने पे प्रोडक्शन डिस्टर्ब तो होता ही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बैरियर क्रिएट करता है रिगार्डिंग द क्वालिटी एट एवरी स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिसिस, राइट। तो इसमें सब में ज़्यादातर कंज्यूम होता है क्या, टाइम, एंड टाइम इज अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी इंडस्ट्री, क्योंकि उनके पास सब होता है सिवाय इस एक चीज की, जिसको कहते हैं टाइम। ओके, एम्प्लॉय रेजिस्टेंट, है ना, सबसे ज्यादा इस पे दिक्कत जो होती है वो एम्प्लॉयज को ही होती है, एम्प्लॉयज को रजिस्ट करने का काम करते हैं, राइट। इट डिमांड्स अ चेंज इन कल्चर, है ना, ऑल्सो ये कल्चर में चेंजेस ले आते हैं, जिससे कई सारे लोगों को दिक्कतें होने लगती हैं काम करने के तरीके जब उनके बदलते हैं। इट ऑल्सो डिमांड प्लानिंग टाइम एंड रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है जब आप इसको अप्लाई करने निकलते हैं। क्वालिटी इज ऑब्वियसली एक्सपेंसिव, हेंस रिक्वायर्ड मच कॉस्ट, कॉस्ट इन्वॉल्विंग है TQM का कॉन्सेप्ट। इट कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम टू शो बेनिफिशियल इफेक्ट, आप आज एप्लीफाई करेंगे तो लगभग हो सकता है कि आपको 5 साल भी लग जाए इसके बेनिफिट एंड इफेक्ट देखने के लिए। नो प्रोविजन फॉर क्विक रिजल्ट एंड फिक्स्ड सॉल्यूशन, इट्स अ डिटेल प्लानिंग एंड स्टडी, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, कोई ऐसा भाई साहब गारंटी नहीं है कि कोई भी आपके पास तगड़ी समस्या है, लो TQM एप्लीकेबल कर दो, अपने आप समस्या निकल के सामने आ जाएगी, सॉल्यूशन मिल जाएगा तुरंत, नहीं। इट इंक्लूड्स द डिटेल स्टडी एंड प्लानिंग सिस्टम, आपको बहुत सारी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए, आपको बहुत स्टडी और प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो दैट वाज द गाइस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टॉपिक, है ना। ये आज के लिए बस इतना ही, और अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा, और अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आया है और पसंद आया है आपको, ओके, तो दिस वाज द होल टॉपिक ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके बारे में आज हमने सब कुछ, इसके टूल्स, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंट, है ना, और इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सारी चीज़ों को डिटेल में समझा हमने। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि हाँ, तो इसको टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने क्लासमेट्स, अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स सबके साथ में, और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें,
ताकि मैं और ज़्यादा एफर्ट डालने के लिए मोटिवेट होकर रहूँ और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेके आऊँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए आपके अपने चैनल और फार्मा इनसाइट्स। थैंक यू वेरी मच।